हेलो माय स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मूवमेंट इन द ओशियन। इससे पहले बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हाइड्रोस्फीयर को, 5 मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख करके आएंगे, फिर आप समझेंगे आगे का पार्ट। मूवमेंट इन ओशियन मीन्स द वाटर ऑफ ओशन एंड सीज इज़ नेवर एट रेस्ट, इट कीप्स ऑन मूविंग रेगुलरली। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर होता है ओशन में वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है और वो हमेशा मूव करता रहता है कॉन्स्टेंटली, का मतलब लगातार। तो यहाँ पे 3 तरीके के मूवमेंट्स पाए जाते हैं ओशंस में, जो कि हैं वेव्स, टाइड्स एंड द थर्ड वन इज़ ओशियानिक करेंट्स और ओशन करेंट्स। पहला जो मोमेंट है ओशन में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेव्स। तो ओशन का पानी आखिरकार रुकता क्यों नहीं है, क्यों इसमें मोमेंट्स हैं? आपने कभी देखा है क्या कि पानी रुकता है? आप अगर पानी यहाँ पर फेंकेंगे तो पानी को अगर ढाल मिल जाएगा तो पानी तुरंत ही स्लोपी एरियाज़ में आगे को बढ़ जाएगा। पानी का तो काम ही है ना रुकने वाली चीज़। एक पानी का गिलास अगर आपके बगल में रखा हुआ है तो उसको गिरा के देखिए, वो आपकी कॉपी तक अपने आप आ जाएगा और कॉपी के सारे पेजेस अपने आप भीग जाएंगे। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। ये आपने बचपन में बहुत बार किया होगा, किसी के सर पे बलून फोड़ना या ऐसा कुछ। तो आपने देखा है क्या कि पानी रुकता है? पानी रुकता ही नहीं है। कुछ शैतान बच्चे नदी के किनारे जा कर के क्या करते हैं कि पानी में पत्थर फेंकते रहते हैं, उनको बड़ा मज़ा आती है। वो एक्चुअल में वेव्स को ही बना रहे होते हैं, एयर और अपने पत्थर के प्रेशर से। इसको हिंदी में बोलते हैं तरंगे। उमंगे उनके बीच में उठती हैं और वो बनाते हैं तरंगे। खैर, ये सब बातें तो बड़े लेवल की, हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। वेव्स क्या होती हैं? तो मोमेंट इन द ओशन से हमें पता चल गया कि ओशंस का पानी कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा मूव करता रहता है। तो सबसे पहले इसमें मूवमेंट में हम जानेंगे व्हाट आर वेव्स और व्हाट इज वेव्स। तो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन कॉज्ड बाय विंड्स। पानी का वो उतार और चढ़ाव जो विंड्स की वजह से, जो हवा की वजह से होता है, उसे हम वेव्स कहते हैं। तो पहला आंसर तो आपको यही होना चाहिए या यही मिलना चाहिए कि वेव्स आर कॉज्ड बाय विंड्स। ओके, व्हेन द विंड्स ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ ओशन दे टेंड टू पुश द वाटर अप एंड डाउन बाय फ्रिक्शन। जब हवाएं सरफेस ऑफ ओशन से टकराती हैं तो वो पुश करती हैं, हवा को आगे हवा जो है पानी को आगे ढकेलता है कि चलो चलो आगे बढ़ो। और कभी पानी को वो ऊपर उठा के ले जाता है तो उसको हम बोल देते हैं क्रेस्ट। तो कभी वो हवा पानी को नीचे गिरा देती है तो उसको बोलते हैं ट्रफ। अब भाई पानी ऊपर उठेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो जब ऊपर उठता है तो अपर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज क्रेस्ट, लोअर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज ट्रफ। तो बेटा आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहली, वेव्स आर कॉज्ड ऑफ, तो वेव्स आर कॉज्ड बाय winds. Second question is the upper part of wave is known as crest, the lower part of wave is known as trough. और किसकी वजह से सुनामी आती, इतनी बड़े डिजास्टर जो आता है वो किसकी वजह से, कौन से मूवमेंट की वजह से आती है? अगर ऑप्शन में आपको मिल रहा है वेव्स, टाइड्स या ओशियानिक करेंट्स तो आपको टिक लगाना है वेव्स पर। ये वेव्स ही इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से ऊपर उठ जाती हैं हवा के फ्रिक्शन से कि वो कॉज कर देती हैं सुनामी। नाउ द सेकेंड वन इज़ टाइड्स। टाइड्स क्या होता है? वो आपने कभी टाइड सर्फ के बारे में सुना है? ये वो वाला नहीं है। हाँ, आपको तो पता ही होगा कि आपने अगर सुना भी नहीं होगा तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने सुना होगा। लेकिन हाँ, नहीं सुना होगा तो अच्छा होता है, डिटर्जेंट यूज़ करिएगा। हाँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ डिटर्जेंट का, क्योंकि मैंने यूज़ किया, वो अच्छा है तो अब कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। टाइड्स क्या होता है? देखिए, मैंने यहाँ पे वाटर लेवल के बारे में लिखा है। पहले हम इस वीडियो को जानेंगे, इसमें डिस्कशन को जानेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ये क्या है, इस एरो का मतलब। वाटर इन द सीज एंड ओशन राइज एंड फॉल ट्वाइस अ डे एट रेगुलर इंटरवल। दिस अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड टाइड। वाटर जो होता है ओशंस में वो दिन में 2 बार ज़रूर से ज़रूर आता है ऊपर और 1 बार जाता है नीचे। तो आपने अब कंफ्यूज़न क्रिएट कर ली
कि मैम आपने बताया है कि वेव्स में भी वाटर ऊपर आता है, इसमें भी वाटर ऊपर आता है, तो इस बात को आप जानिए कि इसमें होता है कारण या कॉज विंड्स। इसमें ऐसा कोई कॉज नहीं है, उसमें विंड्स की वजह से ऊपर नीचे कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी 2 बार आएगा, रेगुलर इंटरवल पे आएगा। और कब कब आएगा ये भी आप जानेंगे। इसमें वाटर का लेवल ऊपर नीचे होता है, ना कि खुद पूरे वाटर के ड्रॉपलेट्स। तो जब भी बात आ जाए कि वाटर का लेवल किस ओशन मूवमेंट में ऊपर नीचे होता है, तो आपको आंसर करना है। तो इस बात को आप जानिए कि इसमें होता है कारण या कॉज विंड्स। इसमें ऐसा कोई कॉज नहीं है, उसमें विंड्स की वजह से ऊपर नीचे कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी 2 बार आएगा, रेगुलर इंटरवल पे आएगा। और कब कब आएगा ये भी आप जानेंगे। इसमें वाटर का लेवल ऊपर नीचे होता है, ना कि खुद पूरे वाटर के ड्रॉपलेट्स। तो जब भी बात आ जाए कि वाटर का लेवल किस ओशन मूवमेंट में ऊपर नीचे होता है, तो आपको आंसर करना है टाइड में। और वाटर का लेवल या फिर वाटर का राइज एंड फॉल कब हवा की वजह से होता है, तो उसमें आपको लगाना है वेव्स। यही है डिफरेंस कि वाटर का लेवल ऊपर नीचे होना। मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी लिया, उस पानी को पूरा ग्लास पानी से भरा हुआ था, उस पानी को आपने थोड़ा थोड़ा करके पिया। तो एक पल ऐसा था जब आप पानी को पी रहे थे तो वो ग्लास पूरा भरा हुआ था, वो था आपका हाईएस्ट वाटर लेवल। एक पल ऐसा आया जब आपने पानी के सिर्फ थोड़े से कतरे को या बूंदों को बचाया, जो कि अब ग्लास में बस एक लेवल पे नीचे की तरफ लगा हुआ है, वो है लोवेस्ट लेवल। तो पानी के लेवल का आप समझ रहे हैं ना कि आप किसी बॉटल को फिल करते हैं, तो अगर आप कैप तक बॉटल को फिल कर देंगे तो वो पानी का हाईएस्ट लेवल होगा। और उस बॉटल में अगर सिर्फ 2 घूंट पानी बचा हुआ है तो वो पानी का लोअर लेवल होगा। तो जब पानी के लेवल में उतार चढ़ाव होता है तो वो कहलाता है टाइड। और इसका कॉज क्या होता है? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted। Cause of tide is attraction of sun and moon। ये क्या होता है? या फिर इसको हम और भी एक डेफिनेशन से जान सकते हैं, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज टाइड्स। तो अगर आपसे कोई कॉज पूछे कि किन कॉजेस की वजह से ये पानी दिन में 2 बार रेगुलर इंटरवल्स पे राइज एंड फॉल हो रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि जैसे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम सब अर्थ पे रुके हुए हैं, हम अर्थ पे टिके हुए हैं, उसी तरीके से कुछ न कुछ सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा। तो सन और मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पानी को। तो दिन में ऐसा 2 बार होता है जब मून का मूवमेंट होता है अर्थ की तरफ और अर्थ का मूवमेंट होता है सन की तरफ। तो इस तरीके से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं जो कि पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। और एक बार जो चीज़ ऊपर आई है वो फिर बाद में नीचे गिरेगी ही, क्योंकि पानी को तो रेस्ट करना नहीं है। तो इस तरीके से हमने जाना कि टाइड का कॉज होता है ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून। और वेव्स का कॉज क्या है? ये विंड्स की वजह से होती है। इसमें पानी का लेवल ऊपर नीचे नहीं होता है, थोड़े थोड़े पानी के ड्रॉपलेट्स या पानी की एक लहर ऊपर नीचे होती रहती है, जिसको मैंने नाम भी दिया। तो क्रेस्ट और ट्रफ आपको वेव्स में मिलेगा और आपको टाइड में क्या मिल जाएगा? वाटर लेवल का ऊपर नीचे उठना। तो बेटा टाइड्स भी 2 तरीके की होती हैं। एक होता है हाई टाइड, जिसमें पानी का जो बहाव है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है। और एक होती है लो टाइड, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं नीप टाइड के नाम से। इसमें पानी जब एकदम नीचे की तरफ, मतलब ऐसे लेवल पे पानी आ जाता है कि वाटर का लेवल बिल्कुल नीचे हो चुका है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? लो टाइड हो जाती है। अच्छा, एक बात और आप जानेंगे, बारिश के समय में हाई टाइड रहेगा, क्योंकि हमेशा पानी भर जाता है। जितने भी हमने आसपास की नदियों को, झीलों को देखा है, या आपने सुना होगा कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रास्ता बंद हो गया है। तो आप जब भी यहाँ से, मान लीजिए आप किसी करीबी ट्रैवल कर रहे हैं किसी करीबी एरिया में जहाँ पर आपको नदी दिख रही है, तो आप नदी को देखते हैं कि आप ओवरब्रिज से होकर के चले जाते हैं,
और नीचे तो नदी रहती है। वो नदी मान लीजिए ब्रिज तक आ गई तो वो हाई टाइड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और आप देखते हैं कि अरे इसमें तो नदी का सरफेस ही मुझे पूरा दिख रहा है, पूरी ज़मीन ही दिख रही है, यहाँ पर तो कभी नदी हुआ करती थी। बारिश के टाइम पर जब मैं आया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था और इतनी ऊंचे ऊंचे तक था, और आज तो इतना नीचे है। तो बेटा उसी को हम लो टाइड बोलते हैं। तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट कम टू दी थर्ड movement in the ocean, that is ocean currents. बेटा large scale movement of water ocean in a definite direction are called ocean current. अब large scale movement of water क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा कि आपको पता है कि दुनिया के सारे जो पानी के या वाटर बॉडीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो तो हमने कुछ कॉन्टिनेंट्स की जगह पर बता दिया है कि भाई इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन, लेकिन सोचे कि इन सब का पानी इधर उधर भी तो मूव करता होगा। तो पानी जहाँ पर भी स्लोपी एरिया पाएगा या ढाल को पाएगा वो उस तरफ मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा जो मूवमेंट होता है लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पे, मान लीजिए आप रह रहे हैं गोवा में और पानी मूव हो रहा है मुंबई की तरफ, इस तरीके से कि स्टेट लेवल पे हो रहा है, या आप रह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में और पानी मूव हो रहा है साउथ अमेरिका की तरफ। इस तरीके से बड़े बड़े लेवल पे जो पानी के चेंजेस होते हैं या मूवमेंट होते हैं उनको हम रखते हैं ओशन करंट्स में। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है बेटा? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ दो है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट, दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। आपको मैंने ये बात बताई है कि इक्वेटर जो होता है, अगर हम अर्थ की लाइंस को देखेंगे तो इक्वेटर होता है, उसके ऊपर सीधी सन की रेस पड़ती हैं। सन की रेस जहाँ भी सीधी पड़ेंगी वो एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, और इसके आसपास आने वाले जो भी ओशंस होंगे उनका पानी भी गर्म होगा। तो आपको पता है अपोजिट अट्रैक्ट्स मीन्स मेल अट्रैक्ट्स फीमेल, फीमेल अट्रैक्ट्स मेल। अरे ये सारे ही ऑर्गेनिज्म में होता है, आप हमेशा अपने ऊपर बात को क्यों ले लेते हैं? तो अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठंडा गर्म हो रहा, ठंडा अट्रैक्ट हो रहा है गर्म की तरफ, गर्म अट्रैक्ट हो रहा है ठंडे की तरफ। तो इसका रीज़न क्या है कि जो यहाँ पर करंट उठती हैं या यहाँ जो गर्म पानी का मूवमेंट है वो होता है ठंडे पानी की तरफ, और ठंडे पानी का मूवमेंट होता है गर्म पानी की तरफ। तो इसमें हमें याद करने वाली क्या बात है? पहली तो बात आपको ये याद रखनी है कि ओशन करंट्स लार्ज स्केल का मूवमेंट है। दूसरा, ये डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। कैसे डिफरेंट डायरेक्शन में होता है ये हम इस डायग्राम से जानेंगे कि 0 डिग्री या इक्वेटर की जो लाइन होती है उस पर सन के रेस साल भर सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने की वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये स्केल का मूवमेंट है। दूसरा, ये डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। कैसे डिफरेंट डायरेक्शन में होता है ये हम इस डायग्राम से जानेंगे कि 0 डिग्री या इक्वेटर की जो लाइन होती है उस पर सन के रेस साल भर सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने की वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ का पानी भी गर्म होता है। तो गर्म पानी जो होता है वो जाता है पोल की तरफ। तो यहाँ पर उठने वाली करंट को हम बोलते हैं वार्म करंट। और पोल की तरफ हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोल की तरफ तो हमें पता चलता है कि ठंडक बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर माइनस होता चला जाता है, तो वहाँ पर होती है कोल्ड करंट्स। तो वार्म करंट का कोल्ड करंट की तरफ जाना ही ओशन करंट का एक एग्जाम्पल है, और कोल्ड करंट का वार्म करंट की तरफ आना ओशन करंट का दूसरा एग्जाम्पल है। मतलब आपने पाया कि वार्म करंट, यहाँ पर जो पानी गर्म है वो धीरे धीरे ठंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो पानी उस तरफ ठंडा है वो धीरे धीरे गर्मी की तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, इसका कोई फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है? नेचर ने सारी चीज़ें नेचर ने हमें दी हैं, इस चीज़ का भी नेचर ने कोई ना कोई हमें फ़ायदा दिया ही होगा। तो इसको हम जानते हैं। उससे पहले आप ये बस ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर की तरफ उठने वाली वेव्स या करंट्स जो होती हैं वो होती हैं वार्म, और जो पोल की तरफ से आती हैं करंट्स वो होती हैं कोल्ड। ये दो बातें आप याद रखिएगा, और हमेशा ओशन करंट्स डेफिनेट डायरेक्शन में ही बहेंगी। मतलब अगर ये राउंड राउंड घूम रही हैं तो साल भर राउंड राउंड ही घूमती रहेंगी। अगर किसी शेप में आ गई हैं तो उसी शेप में रहेंगी। ओके, कॉजेज़ इसके हमने आपको बता दिया है कि टेम्परेचर वेरी करता है इसलिए पानी इधर से उधर घूमता है, और डेंसिटी का मतलब होता है उसका भारीपन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री जाना
क्या कहलाता है? वार्म करंट गोज फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड। आप बताइए 0 डिग्री लोअर होता है ना, हमेशा लो नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच करंट गोज फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, तो भाई लोअर लैटिट्यूड आपका 0 डिग्री है और हायर लैटिट्यूड क्या है? 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ पोल। तो 0 से 90 डिग्री की तरफ जो जा रहा है वो है वार्म करंट, और जो 90 डिग्री से 0 की तरफ आ रहा है वो है हमारा कोल्ड करंट। तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, लोअर लैटिट्यूड का मतलब 0 डिग्री, भाई लोअर नंबर 0 है तो 0 ऊपर जा रहा है तो वो वार्म करंट, और कोल्ड करंट आपका क्या है? 90 0 उस जगह कोल्ड करंट। ये बात आप याद रखेंगे। और हाँ, सैलिनिटी पे भी डिपेंड करता है। सैलिनिटी का मतलब होता है कि उसमें मौजूद रहने वाला जो नमक है, या जितनी ज़्यादा अमाउंट में उसका नमक प्रेजेंट होगा उस तरीके से वाटर का मूवमेंट होगा। नाउ द एरियाज वेयर वार्म and cold current meet provide foggy weather and best fishing areas. Example seas around Japan and eastern coast of North America. देखिए मैंने आपको बताया कि इन सारे मोमेंट्स के पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। वेव्स में आपने जाना कि वेव्स अगर ऊपर नीचे होंगी तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी नदी में अगर वेव्स ऊपर आ रही हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी को लेकर के नीचे चली जाएंगी, सफाई हो जाएगी। अगर वो बैड लेवल पे आ गई तो सुनामी आ जाएगी। टाइड में आपने देखा वाटर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी वजह से शिप चलाने में आसानी हो सकती है। ओशन करेंट्स का यूज़ यही है कि जहाँ पर कोई ना कोई तो दुनिया में ऐसी जगह होगी जहाँ वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिल जाएंगी। तो वार्म करंट और कोल्ड करंट के मिलने से एक ऐसा फिशिंग ग्राउंड या फिशिंग एरिया तैयार होता है जो दुनिया में बेस्ट माना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये है जापान के अराउंड। तो जापान में इसलिए माना जाता है पूरी दुनिया का जापान को सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड या फिशिंग एरिया माना जाता है, इसलिए वहाँ के लोग फ़िश भी ज़्यादा खाते हैं। तो आपने बेटा इसके कुछ बेनिफिट्स भी देख लिए, और यहाँ पर मौसम बन जाता है फॉगी जहाँ पर मिलती हैं वार्म एंड कोल्ड करंट्स। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, व्हाट इज़ वेव, व्हाट इज़ टाइड एंड व्हाट आर ओशियानिक करंट्स और करंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहिए, और आगे ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए द साइंस स्पॉट। दैट्स ऑल, थैंक यू।